हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेरी गुड। देखिए बेटा, अपन ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। ऑप्टिक्स में विवर्तन की घटना पिछले पार्ट में आपने पढ़ी। आज अपन विवर्तन और व्यतिकरण के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ विभेदन क्षमता के बारे में बात करेंगे। यदि पिछला पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिलेगी, वो देख लीजिएगा। साथ ही साथ बेटा VS Physics स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से भी आप ऐड हो जाइए। चलो, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, इसी उम्मीद के साथ आज स्टार्ट करना जा रहा हूँ और आप लोग देख रहे होंगे। आज बात करता हूँ मैं विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर क्या होता है। विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर क्या होता है, ठीक है ना। व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर, तो व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर आपको दिखाई दे रहा है क्या क्या होता है। और वैसे आपने व्यतिकरण और विवर्तन पढ़ा भी है, पढ़ा है ना। तो व्यतिकरण और विवर्तन को पढ़ा है तो आपने अंतर तो स्वयं ही परिकलित कर लिया होगा कि क्या क्या अंतर होता है। जैसे आपने फ्रिंज चौड़ाई देखी, कला संबंध स्रोत देखे, फ्रिंजों की जो तीव्रता है वो आपने पढ़ी, ठीक है ना। तो वहीं से अपन क्या करेंगे, ये अंतर पढ़ेंगे। वैसे बेटा देखिए, जनरली वे में आपको यहाँ फोकस करना है, मतलब फर्स्ट दफा आपको याद हो जाना चाहिए। यानी विवर्तन क्या होता है, व्यतिकरण क्या होता है, दोनों का तुलना करके अपन को अध्ययन करना है। और तुलनात्मक अध्ययन क्या होता है बेटा, अंतर होता है। क्या होता है, अंतर होता है। तो विवर्तन एक ही तरंगाग्र से उत्सर्जित द्वितीय तरंगिकाओं के अध्यारोपण से विवर्तन उत्पन्न होता है। ध्यान दे, एक ही तरंगाग्र से उत्सर्जित द्वितीय तरंगिकाओं के अध्यारोपण से विवर्तन उत्पन्न होता है, जबकि व्यतिकरण दो या दो से अधिक समान आवृत्ति के कला संबंध तरंगों के अध्यारोपण से, दो या दो से अधिक समान आवृत्ति या समान कला संबंध तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण की घटना उत्पन्न होती है, ठीक है। यानी ये तो अध्यारोपण से होता है। इसमें क्या होता है, तरंगिकाएं हैं जो द्वितीयक है, अवरोधक या द्वारक से टकरा के आगे निकल रही है और अपने पथ से मुड़ रही है, ठीक है ना। तो इसमें अध्यारोपण होता है, इसमें भी अध्यारोपण होता है, परंतु इसमें दोनों तरंगे कैसे होने चाहिए, समान कला के होने चाहिए। विवर्तन है, विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की तीव्रता अधिकतम होती है। विवर्तन प्रतिरूप में कल आपने पढ़ा था पिछले वाले पार्ट में, जो तीव्रता होती है वह मैक्सिमम होती है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की। उसके बाद में जैसे जैसे आप आगे जाओगे, पीछे जाओगे, तो तीव्रता क्या होगी, घटती जाएगी। व्यतिकरण प्रतिरूप में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। व्यतिकरण प्रतिरूप में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। विवर्तन प्रतिरूप में अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता अशून्य होती है। विवर्तन प्रतिरूप में अदीप्त यानी काली जो फ्रिंज होती है उनकी तीव्रता अशून्य होती है, जबकि व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली सभी तरंगों के आयाम समान है तो अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता शून्य होगी। यदि आयाम समान है तो अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। किसमें, व्यतिकरण में। ये जो तरंगे जो अध्यारोपित हो रहे हैं उनके आयाम समान है तो अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। जबकि विवर्तन प्रतिरूप में अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता सदैव शून्य होती है। विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई असमान होती है, यह आपने पढ़ा था। जो विवर्तन की घटना पढ़ी थी, कंसेप्ट आपने क्लियर किया था। विवर्तन की घटना में फ्रिंजों की चौड़ाई असमान होती है, जबकि व्यतिकरण में फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है। व्यतिकरण प्रतिरूप में फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है। अगला डिफरेंस है, विवर्तन में दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों के बीच उत्तम विपर्यास लक्षण नहीं मिलता। विवर्तन की घटना में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के बीच में विपर्यास लक्षण उत्तम क्वालिटी का नहीं होता, यानी उसमें समानता नहीं होती। व्यतिकरण में दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों के बीच उत्तम विपर्यास मिलता है। तो ये था बेटा अपना विवर्तन और व्यतिकरण में डिफरेंस। क्या था, विवर्तन और व्यतिकरण में डिफरेंस। कभी कभार क्या होता है, RBSC हो चाहे CBSE हो, जनरली वे में आपको 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विवर्तन क्या होता है, व्यतिकरण क्या होता है, विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर बताएं। तो विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर आपको ये 5 ध्यान रखने हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आप लोगों की समझ में आ गया हो। अब देखिए बेटा, अपन चर्चा करते हैं विभेदन क्षमता। विभेदन क्षमता होती क्या है, किसी उपकरण की वह क्षमता जिसके द्वारा वह कोण के रूप में पृथक्करण करता है, ठीक है ना। वह सबसे छोटा कोणीय पृथक्करण जो किसी उपकरण के द्वारा किया जाता है, वह सबसे छोटा कोणीय पृथक्करण जो किसी उपकरण के द्वारा किया जाता है, उस उपकरण का विभेदन कहलाता है। क्या कहलाता है, विभेदन। अब देखिए कोणीय पृथक्करण क्या होता है बेटा, जैसे 2 स्टार्स ले लिया आपने, क्या ले लिया, 2 तारे लिए। इन 2 तारों की कल्पना की जो एक दूसरे से स्मॉल l दूरी पर स्थित है, और इन दोनों का जो मीडियल पॉइंट है, जो औसत पॉइंट है, वह यह है, ठीक है। यहाँ से स्मॉल d दूरी पर ये कोई अभिदर्शी खड़ा है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ,
ठीक है ना, आप खड़े हो। अभिदर्शक का मतलब क्या होता है, देखने वाला। अभिदर्शक का मतलब क्या होता है, देखने वाला, यानी यहां से इन दोनों का औसत बिंदु है, इससे l/2 दूरी पर ये और l/2 दूरी पर ये, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल l है। यहां से इसे देख पा रहा है, तो किसी उपकरण की सहायता से आप इसे देख रहे हो ना, तो ये दोनों के बीच में जो कोणीय पृथक्करण होता है ना, किसी उपकरण के द्वारा किया गया, यही कोणीय पृथक्करण क्या कहलाता है, विभेदन क्षमता। यानी दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों के बीच में जो कोणीय पृथक्करण करता है, जिस उपकरण के द्वारा किया जाता है, वही उपकरण है, उस उपकरण का ये जो कोणीय पृथक्करण है, क्या कहलाता है, विभेदन कहलाता है। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, वह सबसे छोटा कोणीय पृथक्करण, वह सबसे छोटा कोणीय पृथक्करण जो किसी उपकरण के द्वारा किया जाता है, जो किसी उपकरण के द्वारा किया जाता है, क्या कहलाता है, उस उपकरण का विभेदन कहलाता है। अब विभेदन की बात आगे बात करनी है हमें, विभेदन क्षमता क्या होती है। तो कोणीय विभेदन का युतक्रम क्या कहलाती है, विभेदन क्षमता कहलाती है। कोणीय विभेदन का युतक्रम क्या आप फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकते हो, 1 कोणीय विभेदन बराबर विभेदन क्षमता, यानी विभेदन है उसका युतक्रम क्या होता है, कोणीय विभेदन क्षमता कहलाती है। ठीक है ना, तो कोणीय विभेदन का युतक्रम क्या कहलाती है, कोणीय विभेदन क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है, विभेदन क्षमता कहलाती है। अब देखिए अपन बात करें केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति में। ठीक है ना, केंद्रीय उच्चिष्ट के चारों ओर विवर्तन दीप्त वृत्ताकार प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, दीप्त वृत्ताकार प्राप्त होता है। जैसे आपने बात की थी भाई विवर्तन था, तो विवर्तन आपको प्राप्त हुआ, तो विवर्तन इस प्रकार से जो केंद्रीय फ्रिंज थी उसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा होती है, और केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई ज्यादा होती है। केंद्रीय जो उच्चिष्ट होता है, केंद्रीय उच्चिष्ट के चारों ओर जो विवर्तन प्रतिरूप आपको प्राप्त होता है ना, वही विवर्तन प्रतिरूप वृत्ताकार प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, विवर्तन प्रतिरूप वृत्ताकार। यानी आप यहां लिख सकते हो केंद्रीय उच्चिष्ट के चारों ओर, केंद्रीय उच्चिष्ट के चारों ओर वृत्ताकार, केंद्रीय उच्चिष्ट के चारों ओर वृत्ताकार, यानी जो विवर्तन है वह दीर्घ वृत्ताकार, केंद्रीय उच्चिष्ट के चारों ओर विवर्तन दीर्घ वृत्ताकार प्राप्त होता है, दीर्घ वृत्ताकार प्राप्त होता है। तो बेटा ये बात आपको पूछी जा सकती है कि केंद्रीय जो उच्चिष्ट होता है विवर्तन की घटना में, उसके चारों ओर किस प्रकार का विवर्तन प्राप्त होता है। तो आप क्या कहोगे, केंद्रीय उच्चिष्ट के चारों ओर विवर्तन जो प्रतिरूप है वह दीर्घ वृत्ताकार प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, दीर्घ वृत्ताकार प्राप्त होता है। और वृत्ताकार द्वारक के विस्तृत विश्लेषण से यह ज्ञात होता है। ठीक है, दोनों बिंबों, जैसे दो बिंब है, ये बिंब फर्स्ट है, ये बिंब सेकंड है, दोनों बिंब है, और दोनों बिंबों के मध्य आप पार्थक्य ज्ञात करना चाह रहे हो। पार्थक्य का मतलब क्या होता है, दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। दोनों बिंबों के प्रतिबिंबों से ठीक विभेदन की स्थिति में इसके न्यूनतम पार्थक्य क्या होगी। देखिए बेटा, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पर कोई बिंब है, क्या है, यहाँ बिंब है, और इस बिंब का ऊपर भी प्रतिबिंब l/2 पर बन रहा है, नीचे भी प्रतिबिंब l/2 पर बन रहा है। अब दोनों प्रतिबिंब है, आप यहाँ पर जो अभिदर्शक है या किसी उपकरण की सहायता से आप इसे देख रहे हो, तो दोनों प्रतिबिंबों के बीच में जो कोणीय अंतराल है ना, जो कोण का अंतर है, वह क्या होता है, विभेदन होता है। और विभेदन का अपोजिट क्या होता है, विभेदन क्षमता होती है। क्या होती है, विभेदन क्षमता होती है। अब देखिए यहाँ पर जो न्यूनतम पार्थक्य की स्थिति आपको प्राप्त होती है भाई, इन दोनों प्रतिबिंबों के बीच जो न्यूनतम पार्थक्य होता है, न्यूनतम पार्थक्य मतलब कोणीय विचलन न्यूनतम होता है, थीटा मिनिमम, उसका मान होता है 1.22 लैम्ब्डा अपॉन कैपिटल डी। क्या होता है, लैम्ब्डा अपॉन कैपिटल डी। यहाँ ध्यान रहे, लैम्ब्डा क्या है बेटा, उस प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, और कैपिटल डी क्या है, इस द्वारक का व्यास है, द्वारक का व्यास है। आगे देखिए बेटा, डायग्राम तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। माना दो स्टार्स यानी दो तारे के बीच की दूरी स्मॉल एल है, दो तारों के बीच की दूरी स्मॉल एल है। आप इसका प्रतिबिंब इसे मान सकते हो। यह है किसी दूरदर्शी से स्मॉल डी दूरी पर स्थित है। ये दूरदर्शी है, अभिदर्शक है, देखने वाला दूरदर्शी से स्मॉल डी दूरी पर स्थित है। दोनों बिंदुओं के द्वारा दूरदर्शी के अभिदर्शक पर अंतरित कोण, यानी दूरदर्शी के अभिदर्शक पर अंतरित कोण। तो क्या होता है बेटा, इसे आप वृत्ताकार मान सकते हो ऐसे। तो ये हो गई इसकी त्रिज्या, क्या हो गई इसकी त्रिज्या हो गई ना ये, अरे भाई ये त्रिज्या होगी, स्मॉल डी अल्प है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या होता है। तो यहाँ थीटा बराबर क्या आ गया बेटा, l/d, यानी l क्या है, चाप है, और स्मॉल d क्या है, त्रिज्या है। तो ये आ गया अपने पास समीकरण नंबर 2। ये भी थीटा मिनिमम है, ये भी थीटा मिनिमम है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या करोगे, आगे देखिएगा बेटा।
समीकरण 1 और 2 से, यहीं पर कर देता हूं मैं। समीकरण 1 व 2 से दोनों इक्वल है तो L बाई डी बराबर हो जाएगा 1.22 लेमड़ा बाई कैपिटल डी। भाई दोनों थीटा के मान है तो L बाई डी बराबर 1.22 लेमड़ा बाई कैपिटल डी। यहां से यदि सूक्ष्मदर्शी है और सूक्ष्मदर्शी के लिए पार्थक्य एस ले, क्या ले, पार्थक्य एस ले, तो सन्निकटन से यदि सूक्ष्मदर्शी के लिए पार्थक्य न्यूनतम ले तो अति सन्निकटन से बेटा क्या होगा, अति सन्निकटन से आ जाएगा थीटा मिनिमम बराबर एस अपॉन स्मॉल एफ। यानी जो पार्थक्य है, न्यूनतम पार्थक्य वह एस ले रहे हो, आप क्या ले रहे हो, एस। तो थीटा मिनिमम बराबर क्या आ जाएगा सूक्ष्मदर्शी के लिए, एस बाई एफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एस बाई एफ। यहां से एस बराबर आ जाएगा, एफ इधर गुणा में चला जाएगा तो थीटा मिनिमम स्मॉल एफ आ जाएगा, थीटा मिनिमम स्मॉल एफ आ जाएगा। अब ये जो एस का मान है यह आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखोगे। कहां रखोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। भाई समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 में थीटा मिनिमम का मान आपको रखना है। थीटा मिनिमम का मान इसमें रख दीजिए, यहां पर आप लिखोगे समीकरण 1 से। क्या लिखोगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से रखोगे तो थीटा मिनिमम का मान अपने पास यहां पड़ा है तो एस बराबर अपने पास आ जाएगा बेटा थीटा मिनिमम का मान क्या है रे, 1.22 लेमड़ा स्मॉल एफ बाई कैपिटल डी। ठीक है, कैपिटल डी क्या है, द्वारक का व्यास है। क्या है, द्वारक का व्यास है। तो ये क्या आ गई, सूक्ष्मदर्शी के लिए न्यूनतम पार्थक्य क्या आ गया। ऐसे समीकरण नंबर 3 आप दे सकते हो। सूक्ष्मदर्शी के लिए न्यूनतम पार्थक्य आपको पूछे तो ये अपने पास आ गया। ये सूक्ष्मदर्शी के उस लेंस की फोकस दूरी है, लेमड़ा प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है, और डी क्या है, द्वारक, उस लेंस का, विदर्शक लेंस का क्या है, द्वारक है। इसका क्या है, ये एस सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता है बेटा, किसी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। ध्यान रहे, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता है। यदि आपको पूछ लिया जाए, फॉर्मूला दे दे कि ये विभेदन क्षमता किस उपकरण की है, तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता बताने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एस बराबर 1.22 लेमड़ा स्मॉल एफ बाई कैपिटल डी, जहां लेमड़ा स्मॉल एफ और कैपिटल डी का आपको पता रखना है कि ये क्या है। ठीक है, अब मैं विभेदन क्षमता की जनरली बात कर लेता हूं। विभेदन क्षमता बराबर विभेदन क्षमता बराबर विभेदन क्षमता है। तो विभेदन क्षमता आपको कैसे ज्ञात करनी है, तो विभेदन सीमा आपको दी गई हो, विभेदन कोण आपको दिया गया हो, तो विभेदन क्षमता है वह विभेदन सीमा की या विभेदन की क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। तो विभेदन क्षमता बराबर 1 विभेदन सीमा हो जाएगा, 1 विभेदन सीमा हो जाएगा। और विभेदन सीमा अपने पास आएगा तो विभेदन सीमा के लिए अपने निकाला है, क्या निकाला है बेटा, अरे निकाला है ना, विभेदन क्षमता बराबर आ जाएगा अपने पास। देखिए ये विभेदन सीमा या न्यूनतम पार्थक्य क्या हो जाएगा, विभेदन क्षमता बराबर 1/s। तो विभेदन क्षमता यहां से आ जाएगी, विभेदन क्षमता बराबर, ध्यान दे बेटा, ये तो ऊपर चला जाएगा, यानी मैं लिख देता हूं 1/1.22 लेमड़ा स्मॉल एफ बाई कैपिटल डी, ऊपर चला जाएगा। तो विभेदन क्षमता बराबर आएगा कैपिटल डी अपॉन 1.22 लेमड़ा अपॉन स्मॉल एफ, लेमड़ा अपॉन स्मॉल एफ। ये क्या आ जाएगी बेटा, विभेदन क्षमता आ जाएगी अपनी, क्या आ जाएगी, विभेदन क्षमता। यदि आपको डी का मान दिया गया और सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता की ऊपर बात करें तो डी दिया हुआ है, लेमड़ा दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, तो आप विभेदन क्षमता ज्ञात कर सकते हो। अब जो विभेदन क्षमता है यहाँ पर देखिए फोकस दूरी और डी क्या रहेगा, नियत रहेगा। फोकस दूरी और डी क्या रहेगा, नियत रहेगा। भाई व्यास और फोकस दूरी क्या रहेगी, नियत रहेगी। परिवर्तित होगा तो क्या होगा, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य, भाई प्रकाश तो गति तो करेगा तो दूरी तो ज्यादा तय होगी। तो यहाँ पर जो विभेदन क्षमता है, विभेदन क्षमता व्युत्क्रमानुपाती होगी, किसके, लेमड़ा के। विभेदन क्षमता प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ध्यान दें, विभेदन क्षमता प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नोट लगा के आप नीचे लिख लेना बेटा, नोट लगाना और लिख लेना, विभेदन क्षमता तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। विभेदन क्षमता तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए बेटा, ये था अपना विवर्तन का पार्ट जो कि कंप्लीट हो चुका है। आज के पार्ट में अपन ने पढ़ा विवर्तन,
और व्यक्तिकरण में अंतर की बात की। उसके बाद में अपने छोटा सा पार्ट जो बता रहा है एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, विभेदन क्षमता, जिसमें थीटा मिनिमम आपको ध्यान रखना है, ये थीटा ध्यान रखना है। थीटा के साथ साथ हमें इन दोनों में जो भाई आपको ये दूरी पूछ ली जाए स्मॉल डी, एल का मान पूछ लिया जाए, दोनों तारों के बीच की दूरी पूछ ली जाए, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब देखिए किसी सूक्ष्मदर्शी के लिए न्यूनतम पार्थक्य यदि S1 हो तो थीटा, न्यूनतम पार्थक्य का मतलब क्या है, इन दोनों प्रतिबिंबों के बीच की दूरी, यानी उन दोनों स्टार्स के बीच की दूरी यदि S ले जाए, क्या ले जाए, S ले जाए, और उस लेंस का जो फोकस दूरी है वह स्मॉल f हो तो थीटा मिनिमम बराबर, यानी फोकस दूरी पर तो रखेंगे तो थीटा मिनिमम बराबर S अपॉन f आ जाएगा, और यहाँ से S बराबर f उधर गुणा में चला जाएगा तो S बराबर थीटा मिनिमम अपॉन f आ जाएगा। समीकरण 1 से इसमें मान रखेंगे अपन किसका, थीटा मिनिमम का, तो S बराबर 1.22 लैम्बडा अपॉन कैपिटल D इंटू स्मॉल f आ जाएगा। ये आ जाएगा किसके लिए, सूक्ष्मदर्शी के लिए न्यूनतम पार्थक्य आ जाएगा। अब जो विभेदन क्षमता होती है 1 अपॉन विभेदन सीमा होती है, इसे आप विभेदन सीमा की जगह न्यूनतम पार्थक्य भी लिख सकते हो। तो विभेदन क्षमता बराबर 1 अपॉन S आ गया, S का मान अपने रखा 1.22 लैम्बडा स्मॉल f अपॉन कैपिटल D, विभेदन क्षमता का मान अपने पास आ गया कैपिटल D अपॉन 1.22 लैम्बडा स्मॉल f। यहाँ से देखिए ये उस लेंस जिसका आपने चुनाव किया है उसका द्वारक और फोकस दूरी क्या रहेगी, नियत रहेगी, और 1.22 नियत है तो बचा क्या, लैम्बडा, लैम्बडा बचा तो विभेदन क्षमता व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, तरंग दैर्ध्य के। तो ये आपने विभेदन क्षमता का पाठ पढ़ा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के ये पाठ समझ में आया होगा, और यही नहीं विवर्तन तक की घटना आप लोगों ने क्लियर कर ली होगी। अब ऑप्टिक्स का पार्ट एक बचा है जिसे अपन ध्रुवण कहते हैं, ध्रुवण का पार्ट अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए इंतजार कीजिए, वीडियो आपको कल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आज अपन इतनी ही बात करेंगे, नमस्कार।